कि भैया आधुनिक युग से पहले जो यात्री हुआ करते थे, जो व्यापारी हुआ करते थे, जो पुजारी हुआ करते थे, जो तीर्थ यात्री हुआ करते थे, वो लंबी-लंबी दूरियों की यात्रा किया करते थे क्योंकि उनके पास टाइम बहुत था, मोबाइल था नहीं। तो चले गए दोस्त यारी के साथ में, चलो भाई घूमने चलते हैं, है ना? तो मोबाइल से बातें तो होती नहीं थी। तो भैया लंबी-लंबी तीर्थ यात्रा करते थे। जब वो तीर्थ यात्रा करते थे, तो अपने साथ में इस प्रकार से कीटाणु, बीमारियां, बहुत ध्यान से समझना, कीटाणु, बैक्टीरिया, बीमारियां, वस्तुएं, साथ-साथ में पैसा, साथ में हुनर और विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बैक्टीरिया को भी क्या करते थे, बीमारियों को भी साथ में लेके चलते थे। यानी जैसे फॉर एग्जांपल समझना, एक कोई व्यक्ति है जिसको बीमारी हो गई, एक कोई व्यक्ति है जिसको कोई बीमारी हो गई। मान लीजिए कोविड सबसे बेस्ट एग्जांपल कि कोई एक व्यक्ति कोविड-19 जो है हमारा जो वायरस था, उसको लेकर के मतलब कोविड-19 मतलब उसका नाम दिया गया था, वायरस का नाम दूसरा था। तो बच्चों ये वायरस लेकर के एक देश से दूसरे देश पहुंचा। जब वो एक वायरस को लेकर के दूसरे देश पहुंचा, तो क्या हुआ? और लोगों में वायरस फैल गया। तो जब लोग चलते थे तो अपने साथ में ये सारी चीजें साथ में लेके चलते थे। ओके? और साथ में ये हजारों साल पहले मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली जो कौड़ियां थी, जो आपको वहां पे स्क्रीन में दिख रही होंगी, ठीक? ये चीन और अफ्रीका तक पहुंचती रहती थी क्योंकि उस समय पे पैसा नहीं चलता था, बल्कि क्या चलता था? ये कौड़ियां ही चलती थी और इन कौड़ियों के माध्यम से ही क्या होता था? व्यापार हुआ करता था। ठीक है? इन्हीं कौड़ियों के माध्यम से शायद आप लोगों ने अपने लाइफ में कभी भी इन कौड़ियों को देखा भी ना हो। और अगर आप मेरे से पहले से पढ़ते हुए आए हैं तो आपने ये जरूर देखी होंगी कौड़ियां, क्योंकि मैंने ये चैप्टर जब वन शॉट पढ़ाया था तो कौड़ियां दिखाई भी थी। ओके? तो आई होप ये बातें यहाँ से क्लियर हो गई। अब सुनिए जरा ध्यान से, एक सवाल आता है बोर्ड के एग्जाम में कि रेशम मार्ग क्या होता है? किसके बारे में बात करेंगे? रेशम मार्ग के बारे में बात करेंगे। कि आप मैप को देखो, अगर आप इस मैप को देखोगे, मैं थोड़ा जूम करके भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों, बहुत मजा आएगा। अगर आप इस मैप को जरा गौर से देखो, तो इस मैप में आपको यहाँ पर इंडिया दिख रहा होगा, यानी भारत दिख रहा होगा। उसके बाद अगर आप भारत के पूर्व में जाओगे तो आपको चाइना मिलेगा, यानी कि चीन मिलेगा। और भारत के अगर आप पश्चिम की तरफ चले आओगे तो यहाँ पर आपको यूरोप मिलेगा। बाकी से हमारा कोई मतलब नहीं है ज्यादा। ठीक? तो सर हमें ये देखना है कि भारत के पूर्व में जो है वो चीन है और भारत के पश्चिम में अगर बात करें तो सर पश्चिम में हमारा यूरोप है। ओके? यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? तो सर हम इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि कुछ ऐसे रास्ते हुआ करते थे जो कि हमारे चीन, कुछ ऐसे रास्ते हुआ करते थे जो कि चीन से होते हुए इन यूरोप तक पहुंचा करते थे। ठीक है? ये चीन से लेकर के यूरोप तक पहुंचा करते थे, ऐसे रास्ते हुआ करते थे। ठीक है? ऐसे रास्ते हुआ करते थे। अब ये रास्ते जो होते थे, ये रास्ते साथ-साथ में स्थल में भी होते थे और साथ-साथ में जल में भी होते थे। बोलो क्लियर हो गई तेरी बात? यानी जल और स्थल दोनों में ये रास्ते जो होते थे वो काम करते थे। ओके? यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गई? अब हम आगे बात करते हैं कि जो ये रेशम मार्ग होते थे, ये जमीन में भी होते थे और समुद्र के रास्ते से हो जाने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विस्तृत क्षेत्रों को आपस में जोड़ते थे, बल्कि यूरोप को और अफ्रीका को, यहाँ तक कि पूर्व में जाओगे तो चीन को भी आपस में जोड़ लेते थे। ठीक है? क्लियर हो गई बात? अच्छा, इस मार्ग से केवल सामानों का ही नहीं बल्कि विचारों का भी आदान-प्रदान होता था। सर मतलब समझे नहीं इस बात को? अब मैं बताता हूँ। जैसे आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब मुद्रण संस्कृति आई थी, तो इधर हमारा चीन है और इधर हमारा इटली है। यूरोप में तो इटली है। तो चीन से जापान में, चीन से इटली में मुद्रण संस्कृत पहुंची थी। जो नूडल्स हम लोग खाते हैं, वो नूडल्स भी यहाँ चीन से इस तरफ यूरोप की तरफ जा रहे होते हैं। यानी आप समझो, सिर्फ वस्तुओं का नहीं, विचारों का भी आदान प्रदान होता है, क्योंकि जब एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो अपने साथ विचार आदान प्रदान करके लेकर के जाएगा। अब इमेजिन करो, सोचो एक बार, रात का माहौल है, कान में अपने ईयरफोन लगा रखा होगा। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लीजिए कि शिवम सर को विवाह करना है, हर बार सिर्फ खास के वही ले आते हो, अरे तभी तो तुमको मजा आएगा। तो सर मान लीजिए कि शिवम सर किसी भी एक चीन की लड़की से विवाह करते हैं, किससे विवाह करते हैं? चीन की लड़की से विवाह करते हैं। तो अब जो चीनी संस्कृति होगी वो शिवम सर के बच्चों में भी डेवलप होकर के जाएगी। शिवम सर खुद चीनी भाषा बोलेंगे, चिंग पुंग चिंग पिंग चिंग पिंग, हमारे बच्चों के फोटोकॉपी चिंग पिंग वाले, है ना? तो सर विचारों का भी आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं, बता दो एक बार। आगे बात करते हैं इन मार्गों से जो बौद्ध उपदेशक होते थे, जो ईसाई मिशनरी होते थे और बाद में मुस्लिम उपदेशक भी यात्राएं किया करते थे। बोलो क्या यहाँ तक समझ में आ गई तेरी बात? आगे चलो मैं, चलो फिर क्या होता है? आधुनिक काल से पूर्व यानी आधुनिक काल से पहले विश्व के मध्य व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने वाले मार्ग कौन से हुआ करते थे? क्या वो रेशम मार्ग होते थे, या जूट मार्ग होते थे, हवाई मार्ग होते थे, या राष्ट्रीय राजमार्ग होते थे? तो बच्चा जब बोर्ड के एग्जाम में सवाल आएगा तो बच्चा तो पहचान ही नहीं पाएगा, कहेगा अरे भाई यही राजमार्ग होते होंगे, रेशम कौन सा मार्ग है? तो रेशम कहाँ टिक लगाएगा? बल्कि करेक्ट आंसर क्या होगा? रेशम राजमार्ग होते थे, जिनको जिनको अंग्रेजी भाषा में रेशम को कहा जाता है सिल्क, यानी सिल्क रूट। याद रहेगा? सिल्क रूट। तो आई होप ये बात सारे बच्चों को समझ में आ रही होगी। ठीक है? आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है क्या? अब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? हम लोग बात करते हैं भोजन और नई फसलों के बारे में। जैसे आप लोग यहाँ मूंगफली देख रहे हो, आप आलू देख रहे हो, आप वहाँ पे मक्का देख रहे हैं और साथ-साथ में यहाँ पे आप ये क्या देख रहे हो भाई? ये क्या ऐसा करकट? ठीक? तो सर इस तरीके की जो फसलें हुआ करती थी, बढ़िया अच्छे से समझना कि ये जो इस तरीके की फसलें हुआ करती थी, जैसे कि आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, मिर्च, शकरकंद, इनका परिचय कोलंबस ने किया था। यानी सोचो अगर कोलंबस नहीं होता तो ये सब फसलें नहीं होती। उसने ही बताया कि हाँ ऐसी फसल होती है जिसको आप खा सकते हो। बाद में यूरोप और एशिया में ये बहुत तेजी से फैल गई। आई होप ये बातें बढ़िया से क्लियर हो रही होंगी। मजा आ रहा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है हमारी हिस्ट्री, बहुत मजा आएगा। तो इन सब फसलों के बारे में बताने वाला कौन था? इन सब फसलों के बारे में बताने वाला कौन था? कोलंबस था। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गई बात? अच्छा एक बात बताओ, अमेरिका की खोज किसने करी है? टाइप करके बताओ। तो बोलो एक बार फटाफट से क्लियर हो गया। अच्छा नूडल्स, जिनको आप आजकल बोलते हो ना चाउमीन, मैगी, ये सब चीजें जो बोलते हो, तो ये चीन से पश्चिम में पहुंचे। अब चीन कहाँ है? आप बहुत अच्छे से जानते हो। अगर आप मैप में देखोगे तो चीन हमारा इधर है, यानी पूर्व की तरफ, और हमारा यूरोप जो है वो इधर है। यानी यूरोप कहाँ है? वो हमारा पश्चिम में है और चीन कहाँ है? हमारा पूर्व में है। ठीक? तो सब चीन से पश्चिम में पहुंचा और वहां उसे स्पेगेटी, यानी भारत में जिसको हम सेवैया कहते हैं, उनका जन्म हो जाता है। ठीक? स्पेगेटी हम लोग बोलते हैं उनको वहां पर। आयरलैंड के गरीब काश्तकार किसके ऊपर डिपेंड रहते थे? आलू के ऊपर डिपेंड रहते थे। यानी आप इस चीज को इमेजिन करो कि कैसे एक फूड, एक फसल, एक खाने वाली चीज, विचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं। ठीक? तो सर नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचते थे, वहां से हम लोग स्पेगेटी बोलते थे, और आयरलैंड के जो गरीब लोग होते थे वो आलू को खाया करते थे। 1840 के दशक में आलू की फसल जो होती है वो खराब हो जाती है। क्या होती है? आलू की फसल खराब हो जाती है। सोचिए, आलू हर व्यक्ति का आहार होता है, ज्यादातर लोग, अभी मैं भी आलू ही खा के आ रहा हूं। ठीक? तो सर एक बात बता दो, 1840 में जब ये आलू की फसल खराब हुई तो क्या हुआ? आलू की फसल खराब हुई, लगभग 1845 से 1849 के बीच में एक भयानक अकाल पड़ गया। और अकाल क्यों पड़ा? अकाल इसलिए पड़ा क्योंकि आलू की फसल खराब हो गई और आयरलैंड के जितने लोग थे वो आलू ही खाते थे। ठीक है? क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर? आलू ही खाते थे। जब वो आलू खाते थे तो जिसके आलू में अकाल पड़ा और कई लाख लोगों की मृत्यु भी हो गई। कितने लाख लोगों की मृत्यु हो गई? 10 लाख लोगों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो आई होप ये बातें समझ में आ रही होंगी। ये आपसे एक एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, ये सब चीजें पूछ सकते हैं। मान लीजिए पूछ लिया कि आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ा कौन से दशक में, कौन से वर्ष में पड़ा, या पूछ लिया कि भैया आलू के अकाल के कारण 10 लाख लोगों की मृत्यु कहां पर हुई, तो आयरलैंड में, या पूछ लिया स्पेगेटी क्या है, या पूछ लिया कि विचारों का आदान प्रदान कौन से रास्तों से होता था, या पूछ लिया कि भैया कि मूंगफली, शकरकंद, इनके बारे में बताने वाला कौन था। ये सब क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है। बोलो क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? बढ़िया एकदम, मजा आ गई। चलो तो सर अब हमारे पास है क्रिस्टोफर कोलंबस ने किस महाद्वीप की खोज करी? जल्दी बताओ, कोलंबस ने किसकी खोज करी? सवाल अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था और वो सवाल आपके सामने नजरों के है, जल्दी से बता दो। कोलंबस ने किसकी खोज करी? वेरी गुड। तो कोलंबस की खोज करने, सॉरी, कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी और भारत ने किसकी खोज करी? भारत की खोज किसने करी? वास्को डी गामा ने करी। ओके, यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गई बात अच्छे से। वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी और अमेरिका
अमेरिका ने जो है वो कोलंबस की खोज कर दी। अच्छा, नूडल्स इटली में पहुंचे थे, कहां से पहुंचे थे? हम लोग अगर वर्ल्ड का मैप देखें तो हमारे वर्ल्ड के मैप में हमको देखने को मिलेगा कि भैया जहां पर हमारा भारत होता है, क्योंकि हम लोग भारत में हैं तो भारत से ही तुलना करेंगे, तो अगर हम भारत से देखें तो सर हमें पता चलेगा कि ये पूर्व में हमारा क्या है, यहाँ पे हमारे पास चाइना हमको मिलेगा, ठीक है, और हमारा जो यूरोप है वो यहाँ पर है, इसका मतलब हमारी जो इटली है ना, वो हमारी इटली कहाँ पर है? वो हमारी इटली है सर पश्चिम में, ठीक है, इटली कहाँ पर है? पश्चिम में। तो सर पूर्व से पश्चिम में ही आए थे, तो सर नूडल्स इटली में कहाँ से पहुंचे थे? तो सर नूडल्स इटली में चीन से पहुंचे थे, भारत से नहीं, जापान से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से नहीं। क्या ये चीजें क्लियर हो रही क्या? जल्दी से बताओ, क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हुआ? देवेंद्र जी बढ़िया एकदम, ओके चलो आगे आ जाओ। अब हमारे पास अगला सवाल फिर पूछा गया, कह रहा 1840 ईस्वी के दशक में या 1840 के दशक में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जहां पर आलू की फसल जो है वो खराब हो जाती है और लाखों लोग जो होते हैं वो भुखमरी का शिकार हो जाते हैं? बताइए कौन सा ऐसा देश है? अमेरिका में? अमेरिका में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, बल्कि क्या आयरलैंड में। आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ता है। अगर हमसे पूछ लिया जाता है वर्ष, तो याद रहेगा 1845 से 1849 के बीच। ओके, यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? बढ़िया से एकदम, आगे चलो। चलो अब आते हैं हम लोग, बात करते हैं हम वीजा, बीमारी और व्यापार के बारे में। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरी बातों को बहुत गौर से समझना, तब आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। चलिए मैं एक ब्लैंक पेज लेता हूं और उस ब्लैंक पेज में मैं आपको कुछ चीजें लिख करके बताऊंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि उन चीजों को हमारे साथ में अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करना, तभी जाकर के आपको चीजें जो है वो समझ में आएंगी। ठीक, चलिए अभी गौर से देखना बेटा, देखो जरा ध्यान से। अब जो यूरोप है ना, यूरोप चाहता है कि मैं सारे देशों को हथिया लूं, सारे देशों पर मैं कब्जा कर लूं। ठीक, कौन चाहता है? यूरोप चाहता है। ठीक, अब यूरोप चाहता है कि मैं सबके ऊपर कब्जा कर लूं। अब देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है। यूरोप सबसे पहले अफ्रीका, अमेरिका और चीन, थोड़ा सा मैं रफली चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश करना। यूरोप चाहता है कि मैं अफ्रीका पर, मैं अमेरिका पर और मैं चीन पर मैं कब्जा कर लूं, मैं इन तीनों को हथिया लूं। ठीक, और यूरोप के पास उस समय पर पैसा बहुत था, अमेरिका के पास भी पैसा बहुत था। अब क्या होता है कि यूरोप इन तीनों के साथ किस प्रकार से रणनीति बनाता है, ध्यान से समझना, एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले वो अमेरिका में जो है देखता है कि अमेरिका के जो लोग होते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कमजोर होती है। यानी अमेरिका में देखता है यूरोप की भैया उनकी रोग प्रतिरोधक, अच्छे से समझना, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो क्या होती है? वो कमजोर होती है। इसका फायदा उठाता है कौन? फायदा उठाता है यूरोप उठाता है। और वहां पर जो चेचक के कीटाणु होते हैं, यानी कि चेचक के कीटाणु को फैलाता है, चेचक के कीटाणुओं को फैलाता है, जिसके कारण वहां पर लाखों लोगों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यानी बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं? बहुत सारे लोगों की क्या हो जाती है? मृत्यु होती है। ठीक, तो इस तरीके से जो ये यूरोप होता है वो अमेरिका को कमजोर कर देता है। ओके, यहां तक समझ में आया? बढ़िया से। तो अमेरिका में चेचक के कीटाणु फैलाता है और अमेरिका के लोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि ऐसे समझ लो कि उनका जो इम्यूनिटी पावर होता है वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है, जिसका फायदा उठा लेता है। कौन फायदा उठा लेता है? ये यूरोप इसका फायदा उठाता है। ओके, समझ में आई बात? अच्छा, फिर जरा गौर से देखो। अब अगर हम बात करें कि अफ्रीका के बारे में, अब ये मत समझना कि यूरोप तीनों में बटा हुआ है, ऐसा मत समझना। ये समझो कि यूरोप कैसे इनका फायदा उठा रहा है। ठीक, यूरोप द्वारा किए गए कार्य, यूरोप द्वारा, मैं लिख देता हूं नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, जो बच्चा बीच में आएगा। यूरोप द्वारा बनाई गई रणनीति, यूरोप द्वारा बनाई गई रणनीति, बनाई गई रणनीति। अब गौर से समझना। अच्छा, आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगता कि शिवम सर इतना ऐसे एसएसटी डीप में क्यों पढ़ाते हैं? क्या ऐसा कभी लगता है? और ऐसा नहीं फील होता कभी कभी कि मास्टर तो भाई सोशल साइंस और साइंस का है? हाँ, मतलब ऐसा लगता है कभी? देखो, अगर हम बात करें अफ्रीका की, अब अफ्रीका के लोग जो होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? ये लोग मवेशी पालन करते हैं। ठीक, ये मवेशी पालन करते हैं, मवेशी पालन पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं, और इनकी पूरी जिंदगी जो होती है वो मवेशियों पर ही डिपेंड होती है। ये पेज लिख लेना, समझ लो आधा चैप्टर खत्म। ठीक है, तो सर ये मवेशी पालन पर निर्भर होते हैं। अब यूरोप क्या करता है कि इन्हीं अफ्रीका में क्या करता है? एक मवेशी प्लेग फैला देता है। एक मवेशी प्लेग जो होता है वो फैला देता है, मवेशी प्लेग जो होता है वो फैलाता है। कौन फैलाता है? ये फैलाता है यूरोप। ठीक, अब जिसके कारण क्या होता है कि वहां के जो मवेशी होते हैं, मवेशी जो होते हैं वहां के वो मर जाते हैं, वहां के जो मवेशी होते हैं वो मर जाते हैं। जब वहां के मवेशी मर जाते हैं तो अब क्या हो जाता है कि वहां के अफ्रीका के जो लोग होते हैं वो लोग परेशान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं, और परेशान हो जाते हैं तो इसी का फायदा यूरोप उठाता है। अब उनसे बागानों में काम करवाता है। ठीक, साथ ही साथ यूरोप एक काम और करता है कि जो अफ्रीका में उत्तराधिकार कानून चल रहा था उसको समाप्त कर देता है। उत्तराधिकार कानून, उत्तराधिकार जो कानून है, उत्तराधिकार जो कानून है उसमें परिवर्तन कर देता है। अब ऐसे लिखो, है ना, कानून में क्या करता है? परिवर्तन कर देता है। अब कैसे परिवर्तन करता है? परिवर्तन इस तरीके से करता है कि अगर एक घर में एक पिता की दो संतानें हैं तो एक को उस पिता की सारी जमीन और सारी प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन दूसरे को बागान में हमारे साथ कार्य करना पड़ेगा। तो ये एक कानून होता है जिसके कारण अफ्रीका के लोग बहुत परेशान होते हैं। पहले उनकी जिंदगी बड़ी मस्त थी, वो मवेशियों को पालते थे, उनका मांस बेचते थे, उनका दूध बेचते थे, उनसे जो सामग्री प्राप्त होती थी वो उसको बेचते थे। यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर? यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आया? मस्त एकदम, आगे चले। तो सर अब इस तरीके से अफ्रीका को इसने परेशान किया। अब चीन, चीन के लोग जो होते हैं देखने में तो फोटोकॉपी जैसे लगते हैं, पर चीन बड़ा ही समझदार था। चीन बड़ा ही क्या है? समझदार है। चीन को जब लगता है कि अफ्रीका इस तरीके की कृत्य कर रहा है तो इसने क्या कर दिया? चीन ने क्या कर दिया? चीन ने कहा ऐसा है कि अब हम जो हमारे और आपके व्यापारिक संबंध है ना, जो हमारे और आपके व्यापारिक संबंध हैं उनको क्या कर देंगे? हम समाप्त कर देंगे। अब हमारा और आपका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, व्यापारिक संबंध क्या कर देंगे? व्यापारिक संबंधों को समाप्त कर देंगे, जिसके कारण चीन के ऊपर यूरोप कुछ भी नहीं कर पाया। बोलो क्लियर है? यहाँ तक ये बातें बढ़िया से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर ना? एक बार फटाफट से बता दो, मस्त एकदम। आज ये मत पूछना कितनी देर पढ़ाओगे, हाँ अरे बहुत मारूंगा। ठीक, तो सर हमको समझ में आ गया कि 16वीं शताब्दी में क्या समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया कि 16वीं शताब्दी में जो यूरोपीय नाविकों ने एशिया और अमेरिका तक समुद्री मार्ग खोज लिए, भारतीय उपमहाद्वीप व्यापार का केंद्र था और यूरोप तक फैल चुका था। जो पेरू और मैक्सिको की खानें होती थी उनमें कीमती धातुएं पाई जाती थी और यूरोपीय संपदा उससे बढ़ गई। यानी जो पेरू और मैक्सिको की खानें होती थी उससे यूरोप जो होता है बहुत अमीर हो जाता है और उसका व्यापार एशिया तक फैल गया। किसका? यूरोप का। यूरोप के पास बहुत पैसा आ गया। अब आपको मैंने फ्लो दे दिया जिससे आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगी। ठीक, अब 17वीं सदी आते आते दक्षिण अमेरिका की धन संपदा की व्यापक चर्चा होने लगी। अब जैसे चर्चा होने लगती है तो अब क्या होता है? बहुत अच्छे से समझिए, जैसे ही चर्चा होने लगती है यूरोप इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। ठीक, अब देखो क्या होता है। दक्षिण अमेरिका के एल डोराडो, अफ्रीका नहीं अमेरिका, एल डोराडो को सोने का शहर कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जो कि 2024 में बनता है। ओके, यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर? फिर उसके बाद मैंने आपको ये चीजें बताई हैं। अब देखो 16वीं सदी में स्पेनवासी और पुर्तगाली अमेरिका को जीतने वाले पहले यूरोपीय थे। अब देखो कैसे जीतते हैं वो, है ना, जो स्पेनवासी थे, जो पुर्तगाली थे, वो अमेरिका को कैसे जीतते हैं? देखो, स्पेनिश सेनाओं के शक्तिशाली हथियार हुआ करते थे चेचक के कीटाणु। क्या हुआ करते थे? चेचक के कीटाणु। और वो चेचक के कीटाणु फैलाते हैं और वो सैनिक और अफसरों के साथ अमेरिका पहुंच गए। कौन?
दुनिया के सबसे धनी देश हुआ करते थे। उस समय पे भारत और चीन के पास भी सबसे ज्यादा पैसा था। चीन ने बहुत समझदार था, चीन ने बाहरी व्यापार पर अंकुश ही लगा दिया, समझ गए? और यूरोप के लोग अमेरिका और भारत की तरफ बढ़ रहे थे, समझ गए? तो जब मैंने ये पूरा फ्लो दे दिया था ना आपको, इससे आपको पूरा समझने में बड़ी आसानी हो गई। ठीक, क्लियर हो गया? मस्त एकदम अच्छे से। चलो आगे बात समझ में। अब देखो जरा ध्यान से, हमारे पास एक सवाल पूछा गया है हमसे। क्या पूछा गया कि यूरोपीय लोगों के साथ कौन सी बीमारी हमारी कहां आई? दक्षिण अमेरिका आई, है ना? तो कौन सी आई? सर चेचक आई। ठीक, समझ गए? अगर हमसे ये पूछता कि दक्षिण अफ्रीका, तो सर प्लेग हो जाता, फिर समझ गए? फिर हमारा आंसर प्लेग हो जाता। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? एक बार फटाफट से बता दो। सर केजीएफ चैप्टर 2 में एल्डोरोडो दिखाएगा। बेटा मैं मूवी नहीं देखता हूं, मैं मूवी नहीं देखता हूं। ओके, चले यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? चलिए आगे आते हैं। अब हम बात करते हैं, एक सवाल हमसे पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, क्या 19वीं शताब्दी के दौरान अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाहों को लेकर दो। जो मैंने आप लोगों को नोट दिया, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो दी है ना, जिसको 3 लाख बच्चों ने लगभग देख लिया है, उस वीडियो में इस क्वेश्चन को बताया गया है। ठीक, और अब वो 3 प्रकार के प्रवाह कौन थे, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। 3 प्रकार के प्रवाह कौन थे, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहला प्रवाह, सबसे पहला कि 1815 से 1914 के बीच 19वीं सदी में दुनिया बड़ी तेजी से क्या हो रही थी, बदल रही थी। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और तकनीकी क्षेत्रों में बदलाव बहुत तेजी से हो रहे थे। ठीक, अर्थशास्त्रियों ने 3 प्रकार के जो है 3 प्रकार के आदान प्रदान के क्या बताए थे, प्रवाह बताए थे। 3 प्रकार के आदान प्रदान की पहचान करी। यानी जो हमारे अर्थशास्त्री थे, उन्होंने देखा कि भैया अंतरराष्ट्रीय जो आर्थिक क्षेत्रों में 3 प्रकार के क्या होते हैं, आदान प्रदान होते हैं। अब 3 प्रकार के कौन से आदान प्रदान थे? एक पूंजी का आदान प्रदान, दूसरा श्रम का आदान प्रदान, है ना? एक पूंजी का आदान प्रदान और एक श्रम का आदान प्रदान और एक व्यापार का आदान प्रदान। यानी अगर आर्थिक रूप से किसी भी देश को मजबूत होना है तो इन 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला पूंजी का, यानी कि बहुत कम समय के लिए ज्यादा समय के लिए पैसा निवेश कर दीजिए। ओके, फिर उसके बाद श्रम का आदान प्रदान, मतलब रोजगार की तलाश में एक जगह से लोग दूसरी जगह जाते थे, तो प्रवाहित तो हो रहा है। और व्यापार का आदान प्रदान यानी मुख्य रूप से गेहूं और कपड़े का आदान प्रदान होता था। यहां तक आराम से समझ में आ रही होगी इतनी बात। कुछ बच्चे लगातार स्टैम्प कर रहे हैं, भाई तुम लोग मार खाओगे अभी मेरे से। ठीक है, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? मस्त एकदम। चलो तो ये सवाल आएगा। अब हमारे पास दूसरा सवाल बनता है इसी में कि कॉर्न लॉ से क्या आशय है ना? तो कॉर्न लॉ के उन्मूलन से क्या प्रभाव पड़े? उन्मूलन का मतलब होता है, उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त करना। ठीक, समाप्त होने से क्या प्रभाव पड़ा? या कॉर्न लॉ के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार से हुआ? ठीक, अब पहले हम समझते हैं कि कॉर्न क्या होता है। कॉर्न लॉ का मतलब होता क्या है? कॉर्न लॉ का मतलब होता है मक्के के आयात पे पाबंदी लगाना। यानी कॉर्न का मतलब है मक्का। तो सर अब मेरी बात ध्यान से समझना। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो मक्का लिया जाता था दूसरे देशों से, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो मक्का आता था, तो उस मक्के के आयात पर ब्रिटिश सरकार द्वारा मक्के के आयात पर क्या लगाना? पाबंदी लगाना। मक्के के आयात पर पाबंदी लगाना, इसे क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है कॉर्न लॉ। ठीक, जो कि किसने लगाया? ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि ब्रिटिश के जो लोग थे, जो ब्रिटिश के रहने वाले लोग थे, उनको ऐसा लगता था कि अगर मक्का दूसरे देशों से आएगा तो हमारे मक्के की हमको उचित कीमत नहीं मिल पाएगी, है ना? हमारे मक्के को उचित कीमत नहीं मिलेगी। समझ में आ रही है बात? भैया से क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया? जल्दी से बता दो, मस्त एकदम ना। हाँ भाई अभी जल्दी से बोलो, क्या इतनी बात समझ में आई क्या? क्लियर है ना यहाँ तक? तो सर अब हमें ये समझ में आ गया कि कॉर्न लॉ क्या है। अब इसके प्रभाव से क्या, यानी समाप्त, यानी उन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ा? यानी जब ये समाप्त हुआ, उन्मूलन से क्या प्रभाव पड़ा? जब उन्मूलन हुआ, यानी जब ये किसान थे वो पलायन कर गए। बात अब आप डीप में इसको समझने की कोशिश करिएगा, होता क्या है। देखो कि 18वीं सदी के आखिरी में, आखिरी दशकों में जब ब्रिटेन की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, नतीजा ये निकला कि भोजन की मांग भी बढ़ गई। क्या बढ़ गया? भोजन की मांग भी बढ़ गई। जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग धंधे बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की मांग भी क्या हो गई? बढ़ गई। क्लियर है यहाँ तक? कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी। कृषि उत्पाद जो थे वो अब और महंगे होने लगे। तो इसी समय पर जो बड़े बड़े भूस्वामी होते थे, उनके दबाव में आकर के सरकार क्या करती है? मक्के के आयात पर पाबंदी लगाती है। मक्के का आयात का मतलब अब मक्का दूसरे देश से नहीं लेगा। बोलो क्या यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आया? एक बार